उस आदमी ने सेलोराफ किया, एक लंबी घूंट स्कॉच की भरी और बेचैन होकर बोला, वो वेनेजुएला वाली रनर अब कहाँ है? उसे बुलाओ। किन्नौदार ने राहुल से कहा, आदिवासियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी ज़रूरतें सबसे कम हैं। वे प्रकृति और पर्यावरण का कम से कम नुकसान करते हैं। सिंहभूम, झारखंड, मयूरभंज, बस्तर और उत्तर पूर्व में ऐसे आदिवासी समुदाय हैं जो अभी तक छिटवा या झूम खेती करते हैं और सिर्फ कच्ची भुनी या उबली चीज़ें खाते हैं। तेल में फ्राई करना तक वे पसंद नहीं करते हैं। वो प्राकृतिक मनुष्य हैं। अपनी स्वायत्तता और संप्रभुता के लिए उन्होंने भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ महान संघर्ष किया था, लेकिन इतिहासकारों ने उस हिस्से को भारतीय हिस्सा में शामिल नहीं किया। इतिहास असल में सत्ता का एक राजनीतिक दस्तावेज होता है। जो वर्ग, जाति या नस्ल सत्ता में होती है वह अपने हितों के अनुरूप इतिहास को निर्मित करती है। इस देश और समाज का इतिहास अभी लिखा जाना बाकी है। राहुल डर गया। उसने कुछ दिन पहले ही स्टिगमाटा नाम की फिल्म देखी थी। द मैसेंजर विल बी साइलेंस्ड, ईश्वर की दूत को खामोश कर दिया जाएगा। सच कोई सूचना नहीं है। सूचना उद्योग के लिए सच एक डायनामाइट है, इसीलिए सच को कुचल दिया जाएगा। द ट्रूथ हैज़ टू बी डिफ्यूज्ड। टप से एक पत्ता और गिरेगा। टप। एक पवित्र फल असमय अपने अमृत के साथ चुपचाप किसी निर्जन में टपक जाएगा। टप। एक हत्या या आत्महत्या और होगी, जो अगले दिन किसी अखबार के तीसरे पृष्ठ पर 1-1.5 इंच की खबर बनेगी। टप टप टप। समय बीत रहा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। किन्नौदा को बार बार आदिवासी इलाके में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वे सनकी हैं, पगलैट हैं। नौकरशाही में यह चर्चा आम थी। इतने साल IAS अधिकारी रहने के बाद भी उनके पास अपने PF के अलावा कोई पैसा नहीं। वे दिल्ली में एक फ्लैट खरीदने के लिए परेशान हैं। राहुल को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अरुचि हो गई। उस विषय में उसे विनेगर की फर्मेंटेशन की तेज गंध आती। मोटे भोगी आदमी की डकार और अपान वायु से भरे हुए चैम्बर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं एपोलॉजी में MA करूँगा, फिर PhD, और इस मानव समस्या के उत्स तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। इतिहास को शैतान ने किस तरह अपने हित में सबोर्ट किया है, इसके उद्गम तक पहुँचने की मुझमें शक्ति और निष्ठा दे, हे परम पिता। लेकिन माधुरी दीक्षित और उसकी पीठ और उसकी चौंकी हुई हिरण सी आंखें। राहुल ने विलेन में कागज की एक गोली बनाकर रबर कान तक खींचा और सटाक कागज की गोली माधुरी दीक्षित की पीठ पर जाकर लगी। हुई। एक मीठी सी संगीत में डूबी उत्तेजक पीड़ा भरी आवाज़ पैदा हुई और गर्दन मुड़कर उस हिरणी ने अपने शिकारी को प्यार से देखा। थैंक यू राहुल फॉर द इंजरी, आई लव यू। डिमीशन के बाद का यह तीसरा महीना था। दूर दूर तक बिखरी पहाड़ियों में कई सौ एकड़ के क्षेत्र तक फैला यह विश्वविद्यालय भारत का कैम्ब्रिज कहलाता था। जापान, इंडोनेशिया, फिजी, मॉरिशस से लेकर के कई अफ्रीकी देशों के छात्र यहाँ आकर पढ़ते थे। यहाँ के भूगर्भ विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वाटसन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कॉलर थे। उन्होंने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी से मिलने वाले तमाम एकेडमिक ऑफर्स को ठुकराया। इसीलिए भारत में रहने का निर्णय लिया था, क्योंकि जियोलॉजी के अध्ययन और शोध के लिहाज से जितनी विविधता इस देश में थी वह विलक्षण थी। यह देश एक अद्भुत जीता जागता संग्रहालय है।
अनेक सभ्यताएं, अनेक इतिहास, असंख्य नस्लें, प्रजातियां, मानव सभ्यता के कई लाख साल का अतीत यहाँ जिंदा, सक्रिय, धड़कता हुआ देखा जा सकता है। और ठीक यही बात यहाँ की धरती पर भी लागू होती है। डॉक्टर वॉटसन कहते हैं कि फिर झुककर एक पत्थर उठाकर उसे देखते हुए गंभीर हो जाते हैं। इसे देख रहे हो? ये यूनिवर्सिटी जिस पहाड़ी पर बसी हुई है, ये पत्थर उसके लावा स्टेज को प्रकट करता है। देखो, गौर से देखो, ये फासिल है कई हजार, शायद 1 लाख साल पुराना, और यह किसी सबमराइन जीव का फासिल है। यह ठीक इसी जगह जहाँ हम खड़े हैं पहले समुद्र था। इर्द गिर्द खड़े लोगों की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। समुद्र? यहाँ मध्य प्रदेश में? राहुल का मन लग गया। उसे टैगोर हॉस्टल की दूसरी मंजिल में कमरा नंबर 252 अलॉट हुआ। उसका रूममेट था ओपी ओकर प्रसाद। 6 फुट 3 इंच लंबा, बांस की लाठ जैसा सीधा तना हुआ, दुबला पतला, बगुले जैसी लंबी गर्दन जो उसके चलने पर हर कदम लचकती, बहुत हंसोड़, बहुत बातूनी था। ओपी कहता, मैं किसी ठेनी 4.5 फुट की हाइट वाली कन्या से शादी करूँगा। स्टैंडिंग पोजीशन में प्यार करते हुए इन पहाड़ियों का नज़ारा ही अलग होगा। राहुल ने कल्पना की, वो पहाड़ी की तलहटी पर जहाँ शहर है, खड़ा है और उस नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। रात है, पूर्णिमा की चांद पूरा किसी जलती हुई सोने की थाली की तरह आकाश में टंगा है। और उधर सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर एक खूब लंबा दीर्घकाय पुरुष दिगंबर खड़ा है, और उसकी कमर के साथ लिपटी हुई एक छोटी सी बामन नारी हवाओं में जैसे डमरू बज रहा है, थप थप थप। आकृतियाँ हिल रही हैं। कौन है वे आकृतियाँ? ओपी और उसकी मनचाही कन्या, या नाग कन्या, पर्वत की बेटी, पर्वती या नटराज शिव, और यह सृष्टि का या आदि मैथुन है। थप थप थप। पिताजी हर रोज सुबह 4:30 बजे उठकर नहाते थे और शिव की पूजा करते थे। कभी कभार राहुल की नींद टूटी तो प्रार्थना की पंक्तियाँ सुबह के सन्नाटे में सारे घर में गूंज रही होती। ओपी बहुत अच्छा दोस्त साबित हुआ। राहुल को अपना खर्च चलाने के लिए 2 ट्यूशन करने पड़ते थे, जिनका जुगाड़ ओपी ने ही किया था। वह यूनिवर्सिटी में 2 साल पहले से था। यहीं से उसने क्रिमिनोलॉजी में MSc किया था और अब रिसर्च कर रहा था। पैसे की उसे कमी नहीं थी, क्योंकि उसे UGC की स्कॉलरशिप मिल रही थी। लेकिन जल्द ही पता चल गया था कि इस विश्वविद्यालय का सारा स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पिछले 4-5 सालों से विदेशी छात्रों ने यहाँ एडमिशन लेना बंद कर दिया था। डॉक्टर वॉटसन जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान प्रोफेसर जल्द से जल्द यहाँ से कहीं और चल देना चाहते थे। स्थितियाँ बिगड़ रही थी। पता चला पिछले साल मॉरिशस से आई एक छात्रों को लेकर कुछ गुंडे उठा ले गए और बलात्कार करने के बाद उसको मारकर उसकी लाश तलहटी की पुलिया के नीचे फेंक दी। ओपी ने राहुल से कहा था, यहाँ बहुत सावधानी और होशियारी से रहना। शहर की ओर जाओ तो वहाँ किसी से पंगा लेने की कोशिश मत करो। अगर किसी सिनेमा हॉल में टिकट भी खरीदो तो 100 या 500 के नोट जेब से मत निकालो। वहाँ बुकिंग विंडो में बैठने वाला आदमी ही नहीं, पनवाड़ी और चाट वाले एक तक अपराधियों के एजेंट हैं। अगर शक हुआ कि तुम किसी पैसे वाले असामी के लड़के हो तो
किसी भी दिन हॉस्टल आकर तुम्हें उठा ले जाएंगे। हर साल दर्जनों अबडक्शन के केस यहाँ होते रहते हैं। पुराना डकैत इलाका है। देवी सिंह, मलखान सिंह, मोहर सिंह, तहसीलदार सिंह, सारे के सारे डाकू इसी पट्टी में वारदात किया करते थे। ओपी की बात में कितनी सच्चाई थी इसका जल्द ही पता चल गया। पोस्टमैन तक लोकल गुंडों से मिला हुआ था। हॉस्टल में दक्षिण भारत या दूर दराज से आने वाले छात्रों की ग्रुप से मनी ऑर्डर अक्सर महीने की पहले सप्ताह की तारीखों में आते थे। किसी लड़के के पास कितनी का मनी ऑर्डर आया, गुंडों के पास इसकी पूरी सूची होती थी। इन तारीखों को रात में 9 साढ़े 9 बजते ही हॉस्टल के परिसर में एक दो जीपें आकर रुकती। छुरे, हॉकी की स्टिक, साइकिल की चेन, बनके, राड और कभी कभार देसी कट्टे जो मामूली कीमत में इस इलाके के लोहारों के पास आसानी से मिलते जाते थे। इन गुंडों के हथियार आते अज्जू, लच्छू, अच्छन, बावन, लोटा, पेंदा, गुड्डू, डब्बा, बक्सा जैसे उनके नाम होते और भाई, दाऊ या गुरु का संबोधन उनके साथ सीनियरिटी और रुतबे के हिसाब से जुड़ा होता। मसलन अच्छन गुरु और लच्छू भाई, कभी कभी उस्ताद भी। परसों उस्ताद। इन लोगों के संबंध स्थानीय राजनीतिक नेताओं, पुलिस आदि के साथ भी होते थे। विश्वविद्यालय के प्रशासन, छात्र, अध्यापक, राजनीति में भी उनकी खासी दखल होती थी। मणिपुर, अरुणाचल, असम जैसे उत्तर पूर्व के प्रांतों से आने वाले छात्रों को ये गुंडे मल्लू या मंकी बोलते थे और दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में आने वाले नए लड़का इनके लिए रंडू होता था।